देश की एसएमई कंपनीज एक अलग दौर में पहुंच चुकी है और जैसे जैसे इस मार्केट को एक नई रफ्तार मिल रही है और लगातार वो ग्रोथ के नए पाथ की तरफ जा भी रही है और हम देख भी रहे हैं लगातार नई नई एसएमई कंपनियां देश में लिस्ट भी होती जा रही है। इसी लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ने वाली है, बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, जेनेक्स एआई एनालिटिक्स है, जो अभी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे जल्द ही लिस्ट होने वाली है। मार्केट में इनका आईपीओ खुला हुआ है। आपके लिए एप्लीकेशन के लिए 9 जून तक का वक्त है। लेकिन क्या है कंपनी का विजन, ग्रोथ को लेकर क्या कंपनी की तैयारी है, आगे कंपनी क्या कुछ करने वाली है, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जेनेक्स एआई एनालिटिक्स के एमडी और फाउंडर राकेश अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस है, टेक्नोलॉजी, एआई ड्रिवन एंटरप्राइज सॉल्यूशंस आप कंपनियों को देती हैं और इस तरह के बिजनेस अभी ट्रेंड में हैं और ट्रेंडिंग बिजनेस में हैं और एसएमई के जरिए इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनीज बहुत कम मिलती है। सर बताइए, सबसे पहले अगर मैं आसान शब्दों में अपने दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को ये समझाना चाहूँ कि जेनेक्स एआई सॉल्यूशंस करती क्या है, इनका काम क्या है और आगे का विजन क्या है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। एंड सभी जो फ्रेंड्स और जो जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म से, उन सभी को मेरा नमस्कार। एक ही लाइन में ये बताना चाहूँगा कि हम लोग ग्रोथ पार्टनर हैं किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के जिनको की ग्रोथ देखनी है। तो जेनेक्स एआई एज अ सर्विस मॉडल ऑफर करता है इन एडवाइजरी एंड कोलैबोरेशन। जब हम बात करते हैं और हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं फॉर द सीएक्सओज, फॉर द लीडरशिप इन एनी कंपनी, तो वहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा एक एआई सर्विस मॉडल, एक हमारा प्रोडक्ट है एडविको एआई, जो हम उनको दे रहे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं हम एक ग्रोथ टेक्नोलॉजी पार्टनर है किसी भी कंपनी की। ओके, तो ये सर, ये मॉडल किस तरह का है? इस तरह के बिजनेस मॉडल कितना प्रिवैलेंट है, कितना प्रचलन में है इंडस्ट्री में और किस तरह की डिमांड है? क्योंकि आजकल इस तरह के टूल्स की, इस तरह के परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ों की, इस तरह के टेक्नोलॉजी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके क्लाइंट टेली किस तरह के हैं? कौन कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपकी मदद ले रहे हैं अभी? अभी एक चीज जो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी बहुत सारे टूल अभी मार्केट में हैं जो कि एआई की हेल्प से आपको डिसीजन में हेल्प कर रहे हैं, वो पर्सनल लेवल पे बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्राइज लेवल पे, एक कंपनी का डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे कि आपको ये देखना है कि अगर कंपनी में 1000, 5000, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा जो करियर है, उनका पूरा लाइफ है, वो उस डिसीजन पे डिपेंड करता है जो कंपनी के टॉप 5%, 10% लोग लेते हैं। तो वो जो टूल है वो बहुत वाइट स्पेस है। हम उस टूल पे और उस तरह की टेक्नोलॉजी पे लास्ट 2 डिकेड से काम कर रहे हैं। ठीक है, सो वो हमारा एक एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं कहता हूँ कि ये टूल जो अभी करंटली जो कंपनीज यूज कर रही हैं, वो एंटरप्राइज वाइड कंपनीज बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जो टेक्नोलॉजी हमने बिल्ड किया है वो हम एसएमई, एमएसएमई काइंड ऑफ कंपनीज को भी दिमाग में रखते हुए हमने बिल्ड किया है। इसलिए इसका जो पोटेंशियल है और जो इसका अवेलेबल और सर्विसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है विद इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाट हम लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, तो मास स्केल पे आप इसे लेके जाना चाहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इस तरह की टेक्नोलॉजी जो एसएमईज और एमएसएमईज प्लेटफॉर्म तक को भी आप प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा क्या लार्ज स्केल वाले कुछ बड़े बिजनेसेस हैं जो आपके अभी क्लाइंट लिस्ट में भी हैं? बिल्कुल, लार्ज क्लाइंट जितने भी हैं बीएफएसआई डोमेन में हैं, टेलीकॉम में हैं, टेक्नोलॉजी में ग्लोबली जो बड़ी कंपनीज हैं, वो सब हम उनको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में केवल हम फाइनेंस रिलेटेड सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, हम सेल्स रिलेटेड, सप्लाई चेन रिलेटेड और भी बहुत सारे एड ऑन, जो कि एक डिसीजन मेकिंग में एक हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को, एक चेयरमैन को, एक सीएफओ को, एक सीआईओ को। वो सर्विसेज हम लोग, उस तरह के टूल्स हम बिल्ड करते हैं, उस तरह की कंसल्टिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट 2 डिकेड्स। ओके, बहुत अच्छी बात है। और सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, करीब करीब 55 करोड़ के आसपास आप इस आईपीओ के जरिए जुटाना चाह रहे हैं। इस रकम का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करने वाले हैं? क्या बिजनेस के ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान में, ऑपरेशनल खर्चों के लिए या कहीं और? उसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स दे पाएँ। बिल्कुल। जो हमारा फंड रेज है फ्रॉम कैपिटल मार्केट, ये 50% फंड रेज, पहले तो ये पूरा फंड रेज ग्रोथ के लिए है, इसमें ओएफएस कुछ भी नहीं है।
तो 55 करोड़ पूरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में जाने वाला है। उसमें से 50% हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट एक बन चुका है हमारा जनरेटिव एआई लेयर पे, उसको हम एजेंटिक और जो फर्दर जो मार्केट में आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है डे बाय डे, तो वो एक एनहेंसमेंट और उसका इम्प्रूवमेंट के लिए एक हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा 50%। 50% हमारा जो रहेगा वो वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन इन अदर ग्लोबल मार्केट। हमारा आज की डेट में इंडिया और ग्लोबल से जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस से सबसे ज्यादा है। हम यूरोप और अदर रीजन्स के अंदर भी इसको एक्सपेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और दैट इज व्हाट वेयर द फंड विल बी डिप्लॉयड। ओके सर, अभी आपके क्लाइंट मेजरली कौन कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशंस में हैं? इंडिया के बाहर भी कुछ क्लाइंट्स वगैरह हैं आपके अभी? तो 60% कस्टमर्स इंडिया में हैं, 40% अमेरिका में हैं, और कुछ 40% में से आप ये देखेंगे 5 से 7% मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें सिंगापुर है, आपका थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ऐसी कंट्रीज के अंदर अभी हमारे कस्टमर बेस। ओके सर, रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन की बात करें, हालांकि आपके 60% आपने कहा कि इंडिया में है और 40% के आसपास या 35 कह लें, क्योंकि 4-5% आप गल्फ कंट्रीज में भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो ज़्यादातर रेवेन्यू कहाँ आता है? क्योंकि वो डीप पॉकेट्स वाला मार्केट है, तो क्या यूएस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है आपके बिजनेस में? बिल्कुल रेवेन्यू, लेकिन अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक में 60% अगेन कंट्रीब्यूशन इंडिया से ही आ रहा है, 40% कंट्रीब्यूशन यूएस से आ रहा है, बट मार्जिन वाइज देखेंगे तो यूएस का जो मार्जिन है वो इस इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है। ओके, कुछ हर्डल्स वगैरह भी है जिस तरह के रिजीम हैं अभी यूएस के, उस वजह से आपके बिजनेस को कुछ हेडविंड्स भी दिख रहे हैं या नहीं, टेलविंड्स ज्यादा हैं? देखो, उसमें प्रॉज एंड कॉन्स हर बिजनेस में रहते हैं। आज की डेट में जिस तरह का वॉलेटाइल और जिस तरह का डिस्टरबेंस चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसका एक तरह का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में यही है कि हमारा बिजनेस थोड़ा और ज्यादा लोगों को समझ में आ रहा है, बिकॉज अब लोगों को ये पता है कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ सकती है, तो हमें डिसीजन कैसे लेना है। हमारा मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमारा कैश फ्लो प्रोजेक्शंस है, हमारी फोरकास्टिंग है बिजनेस की, वो कैसे इंपैक्ट होगी इस तरह की सिचुएशन से, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले दिन क्या होने वाला है। और जितना वॉलेटाइल है उतना बिजनेस के लिए हमारा टूल और हमारी सर्विसेज जो है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सीएक्सओस के लिए, बेटर और रियल टाइम डिसीजन लेने के लिए। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट में जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है वो यूएस में, बिकॉज काफी लोग ये देख रहे हैं कि H1B का और काफी वीजा का इशू चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ इसलिए कम है क्योंकि काफी ग्लोबल कंपनीज ने अपना ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर इंडिया में डाला है, तो उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है क्योंकि हम इस बिजनेस में बहुत पहले से हैं, तो हमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है। हम फर्स्ट एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कंपनी है फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, तो हमें उसका एक एडवांटेज मिल रहा है एआई एज अ सर्विस मॉडल पे, जिसपे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल आईटी कंपनीज एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग कि कैसे हम एआई का रेवेन्यू ब्लॉक करें, और यहाँ पे हमारा पूरा जो फोकस है और हमारा जो करंट रेवेन्यू मॉडल है, इट इज कंप्लीटली एआई ड्रिवन ईपीएम सर्विसेज पे। सी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा रीजन है ये ग्रोथ आने का, वो सबसे बड़ा ये है कि अभी लोग अभी जो एंटरप्राइज कस्टमर हैं उनकी लीडरशिप पूरी मेच्योर हो चुकी है कि एआई का अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम ऑलरेडी एआई एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग सर्विसेज देते आ रहे हैं सालों से, तो उसका एक एडवांटेज हमें मिला है। इसलिए लास्ट ईयर 9 मंथ्स का आप देखेंगे ग्रोथ, तो हमने बहुत अच्छे ऑर्डर क्लोज किए अमेरिका में, इंडिया में, और उसका एक हमें जबरदस्त बेनिफिट मिला है। मोमेंटम जो बरकरार रखने की बात है, क्योंकि ये मार्केट अभी और ग्रो होगा, हम उसमें 0.01% ही अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां देखेंगे, एंड मार्केट 100% अवेलेबल है फॉर ऑल द ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनीज, ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर, जीएसआई जितने भी हैं, और हम उसके अंदर एक बहुत ही जिसे कहते हैं निश सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक निश एआई प्रोडक्ट है, और फर्स्ट मेक इन इंडिया काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एडविको एआई जो हमारा प्रोडक्ट है, वो इस तरह के उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, और काफी जो ट्रैक्शन है ग्लोबल मार्केट में हमको मिल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट पे मतलब हमने सोचा नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं वो सारे ट्रांजेक्शन लेवल पे अवेलेबल, और ये प्रोडक्ट हमारा एनालिटिक्स और ट्रांजेक्शन से ऊपर एक पूरा डिसीजन मेकिंग के लिए बना।
ओके, तो जिस तरह की इनोवेशंस आप लोग कर रहे हैं, एआई ड्रिवन, एआई इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग सर्विसेज आप एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए दे रहे हैं, बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस में हर बिजनेसेस के कुछ रिस्क भी रहते हैं, कंपटीशन भी रहते हैं। तो अगर मैं आपके बिजनेस के हिसाब से बड़े रिस्क अगर पूछना चाहूँ तो कौन से होंगे? सबसे बड़ा रिस्क है टैलेंट रिटेंशन, बिकॉज टैलेंट एक बहुत बड़ा चीज है। बिकॉज एआई वर्कफोर्स आज की डेट में अगर आप देखेंगे, हर कंपनी वो ऐसा अंधाधुन एक जिसे कहते हैं एक ऑफर मार्केट में निकाल रही है। देयर इज नो एचआर पैरिटी मेंटेन्ड बाय द लार्ज कंपनीज, क्योंकि ये डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है ही नहीं। तो ये टैलेंट रिटेंशन एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसको हम मिटिगेट करेंगे 3 तरह से, क्योंकि केवल रिम्यूनरेशन ही सब कुछ नहीं है। रिम्यूनरेशन के साथ एक्सपोजर और 2-3 और इसमें फैक्टर ऐड हो जाते हैं कि हम उनको ग्लोबली कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे हम किस तरह के यूज केसेस पे काम कर रहे हैं। तो हम केवल फाइनेंस यूज केस पे ही काम नहीं कर रहे हैं, हम सेल्स में कर रहे हैं, सप्लाई चेन में कर रहे हैं। हम जो भी आउट ऑफ द बॉक्स यूज केस एआई का डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट बट इन द पीएसयूज आप देखेंगे, इन द क्लाइमेट टेक इंजीनियरिंग आप देखेंगे, इन द आप समझेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो सारे इनिशिएटिव, डिफेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट डिपार्टमेंट के लिए, तो जहां भी हम जितने यूज केसेस पॉसिबल हैं डिसीजन मेकिंग रिलेटेड, बिकॉज हमारा फोकस हमेशा से वही रहा है और उसी फोकस की तरफ हम अपना इनोवेशन और इंप्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट अपना प्लान करके रखें। ओके, तो आपने कहा कि फोकस्ड बिजनेस है आपका, लेकिन आगे कुछ और भी दिशा में एक्सटेंशन के प्लान्स है, या इसी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग सर्विसेज बिजनेस को ही आप आगे बढ़ाएंगे? इसी में बहुत सारी स्कोप है। अभी ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट, आप ये समझिए कि इसके अंदर स्कोप इतना बड़ा है कि केवल इंडिया का मार्केट जो रिपोर्ट आप देखेंगे, फॉरगेट अबाउट कि एआई का जो मार्केट फ्रॉम फॉरेस्टर और लार्ज रिसर्च फर्म जो बोल रही है $5 ट्रिलियन प्लस, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं विद इन इंडिया पीएसयू कॉर्पोरेट्स को अगर मैं ला लूं, एसएमई एमएसएमई, तो ये $7 बिलियन का मार्केट है। वी आर नॉट इवन एबल टू डू $10 मिलियन एट दिस मोमेंट। तो हम तो उसको बहुत बड़ा $100 मिलियन से बड़ा बिजनेस उसको बनाने वाले। ओके, तो ह्यूज बिजनेस है, इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मार्केट में है, उसे कैसे ग्रैब करना है ये अब आपको देखना है। सर, अगर मैं पूछूं कि अगले 5 साल का रोड मैप क्या है, ग्रोथ का रोड मैप क्या है, किस तरह की ग्रोथ जर्नी देख रहे हैं, किस तरह के मल्टीप्लायर इफेक्ट देख रहे हैं, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, क्या कुछ होने वाला है कंपनी के अंदर? मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूंगा। फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, हमारी कंपनी का अब तक का जो ग्रोथ रहा है 30% CAGR हमने मेंटेन किया है फ्रॉम द प्रॉफिट एज वेल एज ऑन द रेवेन्यू साइड ऑफ इट, वो हम कंटिन्यू मेंटेन करेंगे। अदर देन दिस, हमारा जो ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल आज की डेट में अगर आप ग्लोबल कंपनीज जो देख रहे हैं, जो कि 2 साल में जहां थी उससे 100x जा चुकी है 2 ही साल में, तो 5 साल में टारगेट हमारा भी 100x है जहां पे हम बैठे हैं, जो भी बेस्ट है। लेकिन जो हमारा कमिटमेंट है कि जो हम ग्रोथ दे रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टर को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उनको मल्टीप्लाई मिलता रहे, उनको बेनिफिट मिलता रहे। तो 3 साल से 5 साल की हमारी जो ग्रोथ जर्नी है वो ऑलमोस्ट 10x है यहाँ से, लेकिन 100x कैन बी देयर बेस्ड ऑन द ट्रेंड इन लास्ट 2 years यू हैव सीन इन द एआई इंडस्ट्री ग्लोबली। ओके, तो कमाल का ग्रोथ आउटलुक आप यहाँ पे दे रहे हैं, जिस तरह के गाइडेंस दे रहे हैं, और 30% का CAGR, चाहे वो बॉटम लाइन में हो या टॉप लाइन में हो, दोनों जगहों पे इनको देख रहे हैं। तो सर, अब एक चीज़ और मेरा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने लीडिंग कंपनीज में भी अपने इनिशियल डेज में काम किए हैं, क्या उस एक्सपीरियंस की मदद से इस तरह के बिजनेस को आप बिल्ड कर पाए, इस तरह के विजन को बिल्ड कर पाए? उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कैसे आपकी जर्नी कैसी रही है, ये भी बताइए दर्शकों को। मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से ज़्यादा मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया है। मैंने जो अपना एक्सपोजर पहले भी जब लिया, मेरा फर्स्ट स्टार्टअप 99-2000 में जब मैंने स्टार्ट किया था जयपुर में, राजस्थान में, तब भी मेरे पास जो था, मेरा हमेशा ग्लोबल रीच है, ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इंडिया में कैसे लेके आ सकते हैं उस पर काम किया। मेरा कंपनी मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स आई वर्क विद द लार्ज कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया with a lot of large companies, big 4 consulting firms। वहां से जो मुझे एक्सपोजर मिला कि ये टेक्नोलॉजी केवल इम्प्लीमेंट करना, ये टेक्नोलॉजी को केवल परचेज करने से आपको वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी, यू हैव टू सेल इट टू बिजनेस। बिजनेस कैसे अडॉप्ट करेगा, तो मेरा हमेशा से जो फोकस रहा है, पैशन रहा है, वो बिजनेस लोगों के साथ काम करना रहा है रादर देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज जस्ट एन एनेबलर, तो टेक्नोलॉजी को लेके कैसे बिजनेस को एनेबल करना है, वो मेरा शुरू से रहा है फोकस। और वही मेरी जो एक्सपीरियंस रही है इन लार्ज कंपनीज, वो मुझे एक हेल्प किया यहाँ पे
जब मैंने इतने लार्ज कस्टमर्स के CFOs को, CIOs को मैंने मैप किया, उनको मैंने बताया कि कैसे मैं आपके लिए एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता हूँ इन द डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। सो दैट्स व्हाट इज माय जर्नी ऑल अबाउट। और देखो, और जिस तरह की जर्नी आप कह रहे हो, जिस तरह का आप आउटलुक का गाइडेंस डेफिनेटली ये काफ़ी दमदार रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह की ग्रोथ जर्नी, इसी तरह के परफॉर्मेंस आगे भी आप इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आते रहें। सर, अब एक मेरा सवाल आपके पर्सनल जर्नी के बारे में, एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। कैसे शुरुआत की आपने? क्या आपने कभी सोचा होगा कॉलेज के दिनों में कि यहाँ तक पहुँचेंगी ये जर्नी? हालांकि अभी SME से मेन बोर्ड तक की भी जर्नी हम आगे ज़रूर देखेंगे, लेकिन शुरुआती जर्नी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर एक्सपीरियंस बता पाएँ तो और भी अच्छा होगा। सी पर्सनल लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है कि एजुकेशन हमेशा से नॉर्मल ही रहा है। मैं BSc मैथमेटिक्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, मैंने उसके अलावा IIM लखनऊ से मैंने एग्जीक्यूटिव MBA किया है। सो फ्रॉम अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज जस्ट एन एवरेज और नॉर्मल, जो एक नॉर्मल पर्सन कर रहा है। बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा से ये रहा है कि मैं क्या सर्व कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ मिल रहा है सामने किसी कस्टमर से या मेरे मैनेजमेंट से, तो मैं उसको कैसे उसको रिटर्न दूं। तो वो रिटर्न देने का जो एक पर्सपेक्टिव है मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है, मुझे मेरी कम्युनिटी से मिला है, और वही चीज को हम लोग सर्व कर रहे हैं, और वही चीज से मैं इसको अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। और जहां तक रही पर्सनल में, तो काफी हर्डल्स आए। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन हमेशा अपना एफर्ट पूरा डालते रहिए। और यही मेरी सब लोगों के लिए ये है कि जो भी छोटा बड़ा जो भी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करें, चाहे अपने फ्रेंड्स हों, चाहे अपने एल्डर्स हों, अपने मैनेजर्स हों, जहां भी आप काम कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है वो हमेशा रहनी चाहिए। रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग रखेंगे, रिलेशनशिप को पैसों की वजह से कभी भी ताक पे ना रखें, कभी भी स्टेक पे ना रखें। वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं सबके लिए यहाँ पे बताता हूँ। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, हम लोग आज की डेट में अराउंड 400 प्लस लोगों की कंपनी है, और वही चीज मैं अपनी पूरी जितने मेरे अदर फाउंडर्स हैं, अदर कंपनी जो मैंने लास्ट कुछ सालों में एक्वायर की हैं, वो सबको मैं यही बताता हूँ कि ये एक बिना रिलेशनशिप के, बिना आपका ग्रेटिट्यूड पे किए आप इसको आगे नहीं ले जा सकते। यही मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँ। ओके सर, एक सवाल और। बहुत सारी एसएमईज कंपनी होती है जो एक्सपेंशन से, लिस्टिंग से उनको डर भी लगता है। हालांकि आपके जिस तरह के बिजनेस मॉडल है, आप ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, आपके क्लाइंट्स वहाँ पर US में हैं या बाकी कंट्रीज़ में हैं, ऐसे में उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ओनरशिप के डायल्यूशन में डरते हैं, क्योंकि आपको ग्रोथ कैपिटल चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नया विजन चाहिए, नए बोर्ड में नए डायरेक्टर चाहिए। तो कैसे उस विजन के साथ काम करें तो जो बाकी एसएमईज कंपनियां हैं आपसे सीखे, आप मोटिवेट हो और वो भी इस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बने? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आप देखेंगे जो कंपनीज 50 साल से बनती आई हैं, जिन्होंने हमेशा अपने आप को कंस्ट्रेंट रखा कि नहीं, मेरा इक्विटी, मेरा ओनरशिप हमेशा मेरा ही रहे, डिसीजन मेकिंग मेरा ही रहे, मैं उसको डाइल्यूट ना करूं, वो कंपनीज का आज आप 50 साल में जो ग्रोथ देखेंगे। जो कंपनीज 5 साल पहले वर्ल्ड में आई हैं, 2 साल पहले वर्ल्ड में आई हैं, उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल आप देखेंगे, दे नेवर ट्राई टू रिटेन कि मेरे को इतना ही परसेंटेज अपनी कंपनी में रखना है। वो ये कहते हैं कि मैं कितना दे सकता हूँ। तो गिवर्स द गेन जो एक आज की डेट में सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा, जितना ज्यादा मैं दे सकता हूँ उतना ही मेरे को रिटर्न आएगा। तो वहां पे आज की डेट में चाहे मेरे पास 20% इक्विटी शेयर है, चाहे मेरे पास 90% इक्विटी शेयर है, इट शुड नॉट क्रिएट अ डिफरेंस इन माई माइंड और इन एनीबडीज, इन एनी एसएमई कंपनीज फाउंडर्स माइंड। बिकॉज उनको एक्सपेंशन के लिए फंड चाहिए, उनको ये देखना है कि ग्रोथ कैसे करें। जब जितना ज्यादा ग्रोथ होगा आपका, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ बाय प्रोडक्ट, तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। तो वो एक जो मैसेज है, डरने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लूज कि यार मैं इससे कम अगर इक्विटी पे आ गया तो मुझे कहीं बाहर निकाल देंगे कंपनी की। बिकॉज आपने अगर बिल्ड किया है, आपने बिल्ड किया है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट, आपके ऊपर आपको वो फोकस रखना पड़ेगा कि यू कैन बिल्ड इट एनी टाइम इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों कंपनियां हैं देश में एसएमईज, और सब की चाहत होती है कि इस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बने। तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं, जो मोटिवेशनल आपने टिप्स दिए हैं, वो बिल्कुल काम आएगा। सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? जो इन्वेस्टर्स आपको देख रहे हैं, कंपनी से क्या उम्मीद करें, किस उम्मीद में आपके पास आए वो? सही, एक ही सलाह है और एक ही रिक्वेस्ट है। मैं तो ये बोलूंगा सभी इन्वेस्टर को कि जैसा आपने 25 साल पहले लार्ज कंपनीज इंडिया से, चाहे वो TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसी कंपनीज का निर्माण किया, उसमें इन्वेस्ट किया,
उनमें बिलीव किया, वैसा ही आप मेरी कंपनी में बिलीव कीजिए। एआई इंडस्ट्री, बिकॉज अब तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी है, लेकिन एआई इंडस्ट्री में ये आप समझिए पहली एमएसएमई कंपनी, एसएमई भी नहीं है, हम एमएसएमई कंपनी का एक लिस्टिंग हम जा रहे हैं। 3 साल में हम मेन बोर्ड की जर्नी लेके जाना चाहते हैं, और उसी लेवल पे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्ट इन माई व्हाट यू कैन से माई बिलीव, माई विजन एंड माई मिशन, ठीक है। और उसको हम साथ मिलके कितना बड़ा बना सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2x और 3x नहीं, मैं 100 और 200x की बात कर रहा हूँ, और वही मैसेजिंग मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ओके, तो 100x 200x की कंपनी बात कर रही है। एसएमई बोर्ड में भले ही है 3 साल में उनका जो रोड मैप है, जो उनका विजन है, उसे मेन बोर्ड तक भी ले जाने का लक्ष्य है। ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी, ट्रेंडिंग बिजनेस और जो 30% से ज़्यादा का CAGR, कंसिस्टेंट CAGR, ये कमाल का बिजनेस है और बहुत ही ज़ोरदार बिजनेस है। उम्मीद करते हैं इस ग्रोथ जर्नी को आप आगे ले जाएं और इसी बेहतर तरीके से आप अपनी कंपनी को मैनेज करते रहें और लोग इन्वेस्टर्स का भी फायदा कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। और उम्मीद करते हैं 9 जून तक एसएमई के प्लेटफॉर्म पर ये लिस्ट होने वाली। 9 जून तक ये आईपीओ खुला हुआ है, एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली है 12 जून को ये कंपनी। उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी का विजन और ग्रोथ का जो डायरेक्शन है वो आपको पसंद आए। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। इसी तरह के बड़े इंटरव्यूज और बड़े मैनेजमेंट का वॉइस आपके लिए लगातार हम बिजनेस 24 टीवी पर लेकर आते रहेंगे।